आम की किस्मों के बाद में हम बात करेंगे पौधारोपण, प्रवर्धन, उपज, कीट, रोग आदि के बारे में। तो दोस्तों जहां तक बात की जाए पौधारोपण के समय की, किस समय पे लगाना चाहिए, तो जुलाई और अगस्त का जो समय होता है, जुलाई से अगस्त का जो समय होता है वो सही समय होता है इसके लिए। और गड्ढे का आकार की बात करें तो 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर गहरा, यानी 1 घन मीटर का गड्ढा एक पौधे के लिए उपयुक्त रहता है। क्वेश्चन पूछा जाता है आम के लिए उचित गड्ढे की आकार लिखिए, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 मीटर। उसके बाद दोस्तों हम R इंटू पी की बात करें तो 10 मीटर ही लाइन से लाइन की दूरी और आपकी 10 मीटर ही पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है। अब दोस्तों अगली बात करें कि अगर यहाँ पे आपको R इंटू पी में कुछ एक चेंजेज पूछे जाएंगे, कहाँ पूछे जाएंगे, हाई डेंसिटी प्लांटिंग में। हमने बात कर ली थी पहले ही, थोड़ा सा और बता देता हूं। सघन बागवानी यानी क्या होगा, आपकी R इंटू पी घटेगी। आपकी R इंटू पी घटेगी तो क्या होगा, पौधों की संख्या बढ़ेगी। अब इस सघन बागवानी में हम अगर पौधा लगा रहे हैं आम्रपाली का, कौन सी किस्म लगा रहे हैं, आम्रपाली, तो वहां पे R इंटू पी 2.5 गुणा 2.5 मीटर हो जाएगी। और अगर आप लगा रहे हैं दशहरी तो वहां पे आपकी जो R इंटू पी है वो 5 गुणा 5 मीटर हो जाएगी। यानी आप अगर हाई डेंसिटी प्लांटिंग लगाते हैं तो यहाँ पे प्लांट ज्योमेट्री ये होगी, अदरवाइज अगर नॉर्मल या सामान्य R इंटू पी पूछी जाए तो वो 10 गुणा 10 मीटर होगी। उसके बाद दोस्तों बात की जाती है कि प्रवर्धन किस विधि के द्वारा होता है, तो वैसे तो बीज के द्वारा सभी में होता है, केवल केला और फालसा को छोड़ के। लेकिन हमें यहाँ पे वानस्पतिक प्रवर्धन या ऐसे प्रवर्धन की विधियां पढ़नी है या बतानी है जो एग्जाम में पूछी जाती है और मुख्यतः जिनसे ज्यादा उपयोग लिया जाता है। तो वीनियर ग्राफ्टिंग जो है इसकी सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। कौन सी विधि मानी जाती है, इसकी सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। उसके बाद दोस्तों बात करें हम भेंट कलम, इनार्चिंग या इनार्चिंग को ही हम क्या कहते हैं, भेंट कलम विधि कहते हैं, कमल नहीं कलम। और ये जो विधि है ये किस साइंटिस्ट ने इजाद की थी, इसमें एस मुखर्जी नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आम में इनार्चिंग विधि तैयार की या स्टार्ट की। उसके बाद 2 मेथड और हैं दोस्तों जो इनिशियली छोटे रूट स्टॉक पे काम किया जाता है। इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, मैंने पहले जब पढ़ रहे थे हम ग्राफ्टिंग मेथड तब बताया था। जो कॉपर कलर की जो छोटी अवस्था में जो पत्तियां होती है उस अवस्था पर, यानी 15 से 20 दिन अंकुरण के बाद में जहां ग्राफ्टिंग की जाती है उस ग्राफ्टिंग को हम एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग कहते हैं। और ये जो 2 विधियां हैं ये नई विधियां हैं और वर्तमान में उपयोग में ली जाती है। लेकिन अगर सर्वोत्तम विधि की बात की जाए, क्वेश्चन यही पूछा जाता है सर्वोत्तम विधि कौन सी है आम की, तो वीनियर ग्राफ्टिंग है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें दोस्तों इसकी उपज, तो ज्यादा उपज से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है, याद रखना है। 80 से 100 किलो प्रति प्लांट आपको उपज आम से प्राप्त हो सकती है। और अगर तापमान की बात करें कि किस तापमान पे आप भंडारित कर सकते हैं, तो 10 से 12 डिग्री तापमान पर आप भंडारित कर सकते हैं। ये था पूरा का पूरा दोस्तों जो जनरल चीजें पूछी जाती है। अब हम बात करेंगे कीट के बारे में और कीट के बाद में रोग और काई के विकारों के बारे में। दोस्तों जहां तक हम बात करें इंसेक्ट की, तो पहला मुख्य जो इंसेक्ट है वो आम का खुद का इंसेक्ट है। अब इसको मैंगो हॉपर भी कहते हैं, इसको मैंगो हॉपर भी कहते हैं, इसको आम का भुनगा कीट भी कहते हैं। दोस्तों नाम किसी भी नाम से पूछ सकते हैं, इसलिए नाम हमें आइडिया होना चाहिए। मैंगो हॉपर, आम का फुदका, और उसी को आम का भुनगा कीट कहते हैं। और ये कीट जो है अगर इसके नाम की बात करें द्विनाम पद्धति में, तो ईडियोस्कोपस, अगर आप हिंदी में भी देखना चाहें, ईडियोस्कोपस स्पीसीज नामक इंसेक्ट है ये आम में नुकसान करता है। अब दोस्तों अगर इसके उपाय की बात करें तो इमिडाक्लोरपिड, अगर आप इसके उपाय की बात करें, इमिडाक्लोरपिड का 0.3% 0.3 ml पर लीटर उपयोग आप कर सकते हैं। इनमें पूछा नहीं जाता है लेकिन मुख्यतः आपको क्या ध्यान रखना है, आम का भुनगा कीट, उसी को आम का फुदका या मैंगो हॉपर कहते हैं, ईडियोस्कोपस स्पीसीज इसका नाम है। और अगले इंसेक्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, मिलीबग, और ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है आम में। आजकल ये कपास में भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगा, पहले माइनर कीट हुआ करता था, आजकल ये मेजर इंसेक्ट है। अब दोस्तों मिलीबग
आपने अगर देखा होगा, आप पिक भी देख पाएंगे वीडियो में, व्हाइट कलर का एक इंसेक्ट होता है जिसकी विशेषता क्या है, वो उड़ नहीं सकता है। अब आप पूछोगे सर उड़ नहीं सकता तो ये आम को क्या नुकसान पहुंचाएगा? वही चीज मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूछा जाता है कि ये किस प्रकार से इसको रोक सकते हैं या किस प्रकार से इसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो अगर आपको ये थीम ध्यान होगी कि ये उड़ ही नहीं सकता, तो आप जो उपाय है वो उल्टे सीधे उपाय ध्यान में नहीं रखेंगे, आपको जो उपाय बताना है वही बताएंगे। अब दोस्तों होता क्या है, ये माना कि ये आम का पौधा प्लांट है और इस मिलीबग ने क्या कर दिया, अप्रैल के महीने में ये गहराई में यहाँ देती है अंडे, और अंडे देती है 200 से 400। कितने देती है? 200 से 400। अब होता क्या है कि जैसे जैसे यहाँ से इसके अंडे से जब प्यूपाज बनेंगे या इंसेक्ट बनेगा, वैसे इंसेक्ट क्या करता है, उड़ता तो है नहीं लेकिन ये तने के सहारे चढ़ेगा और तने के सहारे चढ़ के पत्तियों पे इतना छा जाता है या इतना वहाँ पे प्रभावित करता है कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी रुक जाती है, और इसका जो एक्सरेटा होता है वो भी इतना चिपचिपा होता है कि कुल मिला के आपके जो पौधा जिस पे ये बैठ गए हैं या जिस पे ये प्रभावित कर रहे हैं वो पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता है। तो अब ऐसे में हम क्या करें, उड़ तो पाता नहीं है, तो अब इसके उपाय क्या करें, ऐसा कोई उपाय करें जिससे इसको चढ़ने से रोका जाए। यही उपाय है एकमात्र इसका कि आप इसको क्या करो, चढ़ने से रोक दो। अब चढ़ने से रोकने के लिए अगर हम इसके उपाय की बात करें तो क्या कर सकते हैं हम, पहला उपाय तो आता एल्काथीन की पट्टी। एल्काथीन की पट्टी, ये प्लास्टिक की पट्टी होती है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए और 400 गेज की होनी चाहिए। 400 गेज की ये होनी चाहिए। इस पे क्या होगा, अगर वो 400 गेज की अगर ये एल्काथीन की पट्टी लगाएंगे आप, तो इस पे ये जो यहाँ पे जैसे आपने लगा दी और ये मिलीबग आएगा, चढ़ने का प्रयास करेगा, हो सकता है सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर चल जाए, लेकिन ये 25 सेंटीमीटर को पट्टी को क्रॉस नहीं कर पाएगा और वहां से वापस गिर जाएगा। अगर ये यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ेगा तो ये आपको प्रभावित या आपके आम के पौधे को प्रभावित नहीं करेगा। दूसरा है ग्रीस की पट्टी, वही लॉजिक है, वो भी कितनी सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए। अब ये आपने एल्काथीन की पट्टी नहीं लगा के आपने क्या कर दिया, ग्रीस लगा दिया। अब ग्रीस से क्या होगा, ये जो इंसेक्ट चढ़ेंगे ऊपर या तो स्लिप होंगे या वहीं फंस के रह जाएंगे, आपके आम के लीव्स तक नहीं पहुंचेंगे। एल्काथीन की पट्टी और ग्रीस की पट्टी के बाद अगर हम एक तीसरा उपाय देखें दोस्तों, तो ये जैविक उपाय है। और जैविक उपाय में ये क्या है, तो ये एक परजीवी फफूंद है, और परजीवी फफूंद कौन सी, ब्यूवेरिया, बुवेरिया बेसियाना। बुवेरिया बेसियाना नामक एक फफूंद है दोस्तों। ये फफूंद क्या करती है, इसका भी आप थोड़ा हाईलाइट करके इस चीज को देख लेना। बुवेरिया बेसियाना जो आपकी परजीवी फफूंद है, ये 2 जगह पे काम आती है। एक तो आम की मिलीबग और दूसरी है दीमक, जो मुख्य सभी फसलों में पाई जाती है। ये 2 जो इंसेक्ट हैं, मिलीबग और आपका दीमक, और मिलीबग का जो नाम कहें हम तो ड्रोसिका मेंजिफेरी, और दीमक आइडेंटोटर्मस ओबेसस नाम से इसको जाना जाता है। और ये दोनों जो इंसेक्ट हैं, इनके जैविक उपाय के लिए बुवेरिया बेसियाना नामक एक फफूंद काम में ली जाती है, और ये फफूंद इनको खा जाती है, ये इनके ऊपर परजीवी के रूप में रहती है। इसीलिए जैविक उपाय पूछ ले मिलीबग का तो बुवेरिया बेसियाना, और दीमक का भी कहीं पूछ ले तो याद रखना बुवेरिया बेसियाना। उसके बाद दोस्तों अगली बात करते हैं फल मक्खी की। इसी को हम आम की डासी मक्खी कहते हैं, और ये नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बैक्ट्रोसेरा डोर्सेलिस। बैक्ट्रोसेरा डोर्सेलिस आम की फल मक्खी का नाम क्या है, जूलॉजिकल नेम क्या है, तो बैक्ट्रोसेरा डोर्सेलिस। तो दोस्तों ये मुख्य इसके 3 कीट थे, और बहुत सारे कीट हैं, लेकिन मुख्यतः जहां पूछे जाते हैं
वो इन कीटों के बारे में पूछा जाता है। आम का फुदका इडियोस्कोपस। दूसरी बात करें आम का मिलीबग, इसी को हम गुजिया कीट भी कहते हैं। और एल्काथिन की पट्टी ग्रीस इसका उपाय है। और अगर जैविक उपाय की बात करें तो बिवेरिया बेसियाना परजीवी फफूंद जो दीमक और मिलीबग में काम आती है। और फल मक्खी बैक्टेरोसेरा डोर्सेलिस। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे आम के रोगों के बारे में और आम के कायिकीय विकारों के रोग कीटों के बाद हम बात करेंगे आम के रोगों के बारे में। और आम के रोग की अगर हम पहले रोग की और इंपॉर्टेंट रोग की बात करें, चूर्णिल असिता। ये जब हम वेराइटीज पढ़ रहे थे तब भी इसका जिक्र आया था, चूर्णिल असिता। और इसको कई नामों से जाना जाता है, इसलिए इसके उपनाम भी हमें याद रखने। इसे इंग्लिश में पाउडरी मिल्ड्यू, हिंदी में इसे आम का बुकनी रोग, आम का दहिया रोग या आम का छाछिया रोग कहते हैं दोस्तों। ये 4 नाम इसके, चूर्णिल असिता, पाउडरी मिल्ड्यू, आम का बुकनी रोग, आम का दहिया रोग या आम का छाछिया रोग। क्वेश्चन किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। और मुख्यतः इसका नाम जब क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतिरोधी किस्म के बारे में, तो आम के छाछिया रोग की प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों इसकी बात करें कि ये किस कारण होता है, इसका रोग कारक क्या है। जब भी हम रोग पढ़ेंगे दोस्तों तो रोग कारक या कॉजल ऑर्गेनिज्म हमेशा हमें पढ़ना और याद रखना पड़ेगा। आम के अगर हम चूर्णिल असिता की या पाउडरी मिल्ड्यू की बात करें तो ये कवक जनित रोग है और ओडियम स्पीसीज से होता है। अब दोस्तों आप भले चूर्णिल असिता मटर की पढ़ लीजिएगा या भले आप किसी भी क्रॉप की पढ़िए, वहां पे आपको जो स्पीसीज मिलेगी ओडियम स्पीसीज मिलेगी। अब जिसमें लगता है उस आधार पर अलग अलग नाम हो जाते हैं। अब ये मेंजीफेरा इंडिका में इस डिजीज को कर रही है ये कवक, इसलिए इसे ओडियम मेंजीफेरी नाम से जाना जाता है। आप भी याद कर सकते हो, मेंजीफेरा इंडिका, ओडियम मेंजीफेरी। अदरवाइज कवक चूर्णिल असिता जितनी भी है वो ओडियम स्पीसीज से होती है। अब दोस्तों कवक जनित है। उपाय की बात करें, क्या उपाय कर सकते हैं, तो केराथेन या डाइनोकेप नामक रसायन का उपयोग हम इसके बचाव के लिए कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है, क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा प्रतिरोधी किस्म या रेजिस्टेंस किस्म कौन सी है। लाल सिंदूरी आम की छाछिया रोग से प्रतिरोधी किस्म है। उसके बाद अगली बात करें दोस्तों एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज रोग में क्या होता है दोस्तों, जब फल जो होता है उस पर ब्लैक कलर का एक स्पॉट आने लगते हैं, इसे हम एंथ्रेक्नोज कहते हैं। और ब्लैक स्पॉट ब्लैक टिप के कारण भी आता है, लेकिन वो टिप पे स्पॉट बनता है वो कायिकीय विकार है। ये कवक के द्वारा होने वाला एक रोग है एंथ्रेक्नोज। हिंदी में इसे हम श्याम वर्ण रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं, श्याम वर्ण रोग कहते हैं। और पूछ लिया जाए ये किस प्रकार की बीमारी है, तो ये कवक जनित बीमारी है। और कौन सी कवक से होता है, कोलेटोट्राइकम ग्लाइस्पोरोडिस। कोलेटोट्राइकम ग्लाइस्पोरोडिस नामक कवक से ये रोग होता है। और अगर हम बात करें इसकी पूर्ण अवस्था की, तो दोस्तों जो कोलेटोट्राइकम ग्लाइस्पोरोडिस है ये परफेक्ट स्टेज नहीं है फंजाई की। इसकी परफेक्ट स्टेज कौन सी होती है, इसके बारे में भी कई बार पूछा गया है, ग्लोमेरुला सिंगुलाटा। ग्लोमेरुला सिंगुलाटा इस कवक की परफेक्ट स्टेज या पूर्ण अवस्था है। कहीं पूछ लिया जाए एग्जाम में कि आम के श्याम वर्ण रोग की परफेक्ट अवस्था या कवक कौन सी है, तो ग्लोमेरुला सिंगुलाटा, ना कि आपकी कोलेटोट्राइकम ग्लाइस्पोरोडिस। ये अपूर्ण अवस्था है। अगर पूर्ण अवस्था पूछा जाए ग्लोमेरुला सिंगुलाटा। लेकिन अगर कोजल ऑर्गेनिज्म या रोग कारक पूछा जाए तो कोलेटोट्राइकम ग्लाइस्पोरोडिस बताना है। क्योंकि दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जो है AAO के एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि एंथ्रेक्नोज से बचाव के लिए किस रसायन का उपयोग करना चाहिए, तो COC का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर बेस्ड फंजीसाइड का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद बात आती है दोस्तों संवेदनशील किस्म कौन सी है, यानी ऐसी कौन सी किस्म है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है एंथ्रेक्नोज से, तो कौन सी किस्म है दोस्तों, नीलम। नीलम जो किस्म है उसमें सबसे ज्यादा एंथ्रेक्नोज होता है। अब तो उसके बाद बात करें, अगर एंथ्रेक्नोज से संवेदनशील किस्म नीलम है तो प्रतिरोधी किस्म कौन सी होगी, तो प्रतिरोधी किस्म कौन सी होगी, तो एडवर्ड नामक किस्म जो है वो इसकी प्रतिरोधी किस्म कहलाती है। अब दोस्तों उसके बाद बात करते हैं हम अन्य रोगों की। ये 2 मुख्य रोग है जहां से हमें थोड़ी सी डिटेल पढ़नी थी, ये किस प्रकार के रोग हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, इसकी अगेंस्ट किस्में कौन सी। अब जो 2-4 ये डिजीज हैं दोस्तों ये बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन क्वेश्चन इनके सीधे सीधे पूछे जाते हैं।
फोमा ब्लाइट रोग किसका है? आम का रोग है फोमा ब्लाइट, और फोमा स्पीसीज नामक कवक से होता है। किससे होने वाला रोग है? ये कवक जनित रोग है। उसके बाद ये क्वेश्चन दोस्तों सुपरवाइजर में पूछा हुआ है, बीएचयू में पूछा हुआ है, स्टार मार्क करना है इसको। डिप्लोडिया स्टेम एंड रोट किस फल वृक्ष की बीमारी है, किस फल वृक्ष की व्याधि है? तो आम की व्याधि है। 1964 में सबसे पहले इस व्याधि को देखा गया था। कहां देखा गया था? CISH रहमान केरल लखनऊ आम अनुसंधान केंद्र है वहां पर, इसीलिए 1964 में सबसे पहले इस डिजीज को वहां देखा गया। और इस डिजीज का क्या नाम है? डिप्लोडिया स्टेम एंड रोट नाम से जानी जाती है, कवक जनित रोग है। उसके बाद दोस्तों जो कैंकर रोग नींबू में सर्वाधिक पाया जाता है या होता है, उसी फैमिली का जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस PV मेंजिफेरी नामक बैक्टीरिया से जीवाणुज कैंकर आम में देखा गया है। ज्यादा नहीं होता है लेकिन इसको रिपोर्ट किया गया है, इसीलिए इसको भी एक व्याधि माना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैंकर सर्वाधिक किसमें नुकसान करता है या सबसे प्रमुख रोग किसका है, तो वो आप नींबू ही लिखें। अगर कहीं नींबू में ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आप आम हो तो वहां जा सकते हैं, अदरवाइज इसे रिपोर्ट किया गया था, इस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। अगला आता है दोस्तों सूटी मोल्ड, और इस सूटी मोल्ड को भी 1964 में सर्वप्रथम देखा गया था। ये क्या है? ये एक फफूंद है जो काली फफूंद के रूप में आपके प्लांट पर या पौधे के फ्रूट पार्ट पर जम जाती है, तो इसे सूटी मोल्ड कहते हैं। तो दोस्तों मुख्यतः 6 बीमारी हो गई, पहली और दूसरी 2 बीमारी उसको ज्यादातर याद रखना पड़ता है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू, उपनाम, वो किससे होता है? कौन सी कवक से होता है? प्रतिरोधी किस्म कौन सी? दूसरा रोग था दोस्तों एंथ्रेक्नोज, उसकी जो कोजल ऑर्गेनिज्म है कोलेडोट्राइकम ग्लाइस्पोरेडिस। परिपक्व अवस्था या परफेक्ट स्टेज या पूर्ण अवस्था जिस कवक की कहते हैं वो कौन सी? ग्लोमेरुला सिंगुलाटा। संवेदनशील किस्म नीलम, और जो रोगरोधी किस्म है या प्रतिरोधी किस्म है वो एडवर्ड। उसके बाद 4 डिजीज और कवक से होने वाली फोमा ब्लाइट, उसके बाद डिप्लोडिया एंड स्टेम एंड रोट, ये भी कवक से होने वाला रोग है। CISH लखनऊ में सबसे पहले 1964 में देखा गया था। उसके बाद लास्ट रोग है सूटी मोल्ड, ये 1964 में देखा गया रोग है, और काली फफूंद इसमें जम जाती है। और अगला अगर हम बात करें तो जीवाणुज कैंकर भी इसमें रिपोर्ट किया गया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या कायिकीय विकार के बारे में। दोस्तों रोगों के बाद हम बात करेंगे आम के कायिकीय विकारों के बारे में, और आम के कायिकीय विकार में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कायिकीय विकार होता है दोस्तों मैंगो मालफॉर्मेशन। अब वैसे मैंगो मालफॉर्मेशन होता है क्या दोस्तों? आम के बगीचे में आप देखोगे तो पुष्प या पत्तियां जो है गुच्छा रूप में या गुच्छा मुच्छा रूप में आ जाती है, या पत्तियां सिकुड़ जाती है। ऐसी अवस्था को हम मैंगो मालफॉर्मेशन या आम का गुच्छा रोग कहते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए इसे सर्वप्रथम कहाँ और कब देखा गया, तो 1891 में इसे बिहार में सर्वप्रथम नोटिस किया गया, देखा गया। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए ये किसके कारण होता है, तो वैसे तो ये कायिकीय विकार है, बहुत सारे कारणों से होता है, लेकिन मुख्यतः जो इसका कारण होता है वो एक कवक होती है फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी। तो फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी के द्वारा होने वाला जो विकार या जो रोग है उसे हम मैंगो मालफॉर्मेशन कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करिए कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, वानस्पतिक प्रकार विकार और पुष्पीय विकार। इस वानस्पतिक विकार में क्या होता है दोस्तों? लीफ प्रभावित होती है, इसकी पत्तियां प्रभावित होती है, जबकि पुष्पीय विकार में क्या होता है? इसका फ्लोरल पार्ट या पुष्प प्रभावित होते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि क्या करना चाहिए अगर मैंगो मालफॉर्मेशन को रोकना है, तो सितंबर माह में NaA नेप्थलिक एसिटिक एसिड का 20 ppm का स्प्रे सितंबर माह में करना चाहिए। उसके बाद इसकी एक आप प्रतिरोधी किस्म या रेजिस्टेंट वेराइटी भी है जिनको लगाना चाहिए। तो कौन सी रेजिस्टेंस वेराइटी है? तो मंजीरा नामक वेराइटी जो इसकी प्रतिरोधी किस्म कहलाती है। उसके बाद दोस्तों अगली बात करें ब्लैक टिप की, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं। इसी को काला सिरा रोग, इसी को कोयलिया विकार कहते हैं। सन 1909 में सर्वप्रथम इसे रिपोर्ट किया गया। और ये क्यों होता है? तो ईंट के भट्टों से निकलने वाली CO2, CO और SO2 के कारण ये ब्लैक टिप रोग होता है। और ये एक और कारण है इसका, ये सारी गैसें किसको डाउन कर देती है? बोरोन को। तो बोरोन की कमी से होने वाला ये कायिकीय विकार है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें कि हमें क्या करना चाहिए इसके बचाव के लिए,
तो हम 1.4 किलोमीटर की जोन में जहां पे हम आम का बगीचा लगा रहे हैं उसके आसपास 1.5 किलोमीटर तक आपके ईंट का भट्टा नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो पूछा जाता है सबसे संवेदनशील किस्म कौन सी है, तो दशहरी में ब्लैक टिप सबसे ज्यादा संवेदनशील किस्म है। आप देखना दशहरी में जो ब्लैक टिप के जो निशान है आज भी जितनी प्रोडक्शन आता है उसमें सबसे ज़्यादा जो ब्लैक टिप है वो दशहरी पे ही आपको मिलेगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम तीसरे काई के विकार स्पॉन्जी उत्तक की तरफ। तो स्पॉन्जी उत्तक में क्या होता है दोस्तों, जो खाने योग्य उत्तक होते हैं वो खराब हो जाते हैं और इससे सर्वाधिक प्रभावित किस्म कौन सी है, अल्फांजो। और प्रतिरोधी किस्म की अगर हम बात करें रत्ना, अर्का अरुणा, अर्का पुनीत और एक किस्म और है दोस्तों अर्का अनमोल। ये सारी की सारी किस्में जो हैं स्पॉन्जी टिश्यू से फ्री है, यहाँ पे स्पॉन्जी टिश्यू नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों बात करें एकांतर फलन की, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। होता क्या है, एक साल फल आते हैं एक साल नहीं आते, और आम और खजूर में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब हम इस एकांतर फलन को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो सितंबर अक्टूबर महीने में एक रसायन का उपयोग करना चाहिए, पेक्लोब्यूट्राजोल। पेक्लोब्यूट्राजोल नामक रसायन का उपयोग करना चाहिए। कितना करना चाहिए, 5 ग्राम प्रति पौधा। अगर हम इसका उपयोग सितंबर या अक्टूबर के महीने में करते हैं तो एकांतर फलन में हमें सहायता मिलती है, एकांतरण फलन नहीं होता है। अब इस पेक्लोब्यूट्राजोल के नाम पूछे जाते हैं, किस व्यापारिक नाम से मिलता है, तो ये ट्रिपल पी, 3 बार पी, 333 या कल्टार नाम से मार्केट में मिलता है। या इसके व्यापारिक नाम जो है कल्टार, ट्रिपल पी और 333। उसके बाद दोस्तों अन्य काई के विकार की बात करें तो लिटिल लीफ ऑफ मैंगो जो है, जिंक की कमी से लिटिल लीफ ऑफ मैंगो होता है। उसके बाद हम अगर आम की पत्ती जलन या लीफ स्क्रोचिंग की बात करें तो पोटास और क्लोरीन की अधिकता के कारण, कहीं कहीं पोटास ही पूछा जाता है, कहीं कहीं पोटास क्लोरीन दोनों पूछे जाते हैं, कहीं क्लोरीन इकल्ला दिया जाता है या एक ही मिलेगा आपको ऑप्शन, दोनों याद रखने, पोटास या क्लोरीन दोनों की अधिकता के कारण लीफ स्कोचिंग होती है। उसके बाद आंतरिक उत्तक क्षय की बात करें दोस्तों तो आंतरिक उत्तक क्षय जो है बोरोन की कमी से होता है। तो ये थे दोस्तों आम के काई के विकार, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आम का जो ये वीडियो था पूरा पार्ट था ये आपको समझ में आया होगा। आपकी जो जानकारी है उसके लिए या आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य के लिए ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।